कि जहाँ पे भी सत्ता कोई धर्म के साथ जुड़ जाए, ये बहुत खतरनाक होता है सोच के लिए, विज्ञान के लिए, इतिहास के। हम आरएसएस के लोगों को ये इंस्टीट्यूशंस में हम क्यों अपोज करते, कुलपति होते तो क्यों अपोज करते? इसीलिए क्योंकि आरएसएस की बुनियादी सोच गैर संविधान है। ताजमहल नहीं है, तेजो महल है वगैरह। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी थी गणेश जी के इसमें, तो आप मान लो उसकी बात। ये चाहते हैं कि एक मिलिट्रिस्ट टाइप का अपब्रिंगिंग, कि बस जो है वो है, उसमें कोई सवाल नहीं, ना कोई सवाल करेगा। जो बोलते हैं ना, बहुत ही नैरो आइडेंटिटी की तरह आप इतिहास बनाओ ताकि आप समाज वही निर्माण करो जो आप जानते हो। पावरफुल लोग जो सत्ताधारी होते हैं वो चाहते हैं कि वो इतिहास लिखें, और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 2 किताबें थी, हुआ द अनटचेबल्स एंड हुआ द शूद्र, ये मुझे लगता है सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को इतनी अच्छी तरह विश्लेषण किया उसमें। गोडसे का आरएसएस कनेक्शन हटा देना, आरएसएस के कई सारे ऐसे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या किस्से थे उसे हटा देना, फिर महात्मा गांधी के भी किताबों में से जगह को कम करना। नेहरू को तो खैर हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कर रहे हैं। अगर आप इतनी कम वैज्ञानिक सोच वाले बच्चों को पैदा करेंगे तो हाउ विल दे बी इक्विप्ड फॉर इंटरनेशनल एग्जाम? क्योंकि ये रैशनैलिटी के खिलाफ है ना। क्योंकि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने कोशिश की थी कि हमारे सेना के सामने भगवत गीता देना, सैफरन स्कार्फ देना, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि हमारी आर्मी जो है, हमारे लश्कर जो है वो बड़ी सेक्युलर है और सबको साथ में लेके चलती है, आप इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। क्या ये देश गणतंत्र होते हुए संविधान के रास्ते पे चलेगा या गैर संवैधानिक ताकतों को उसको क्या? दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दोस्तों साल था 1939, 1939। तब आरएसएस के जो दूसरे चीफ थे एमएस गोलवालकर, उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। इस किताब में उनका ये कहना था कि जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिनेशन ही इंडिया में हुआ था। साथ ही साथ उस समय उनका कहना था कि जो नॉर्थ पोल है ना, वो मौजूदा भारत के उड़ीसा और बिहार के बीच का एक इलाका था जो धीरे धीरे वहाँ पर चला गया। अब जब ये बातें मैं आपके सामने कहूँगा तो आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये कई लोगों की जो आइडियोलॉजी है या जो लोग इस पर भरोसा करते हैं, उसे अब आपके किताबों में लाया जा रहा है, उसे अब इंस्टीट्यूशंस में लाया जा रहा है। ये वाला मुद्दा तो अब तक आया नहीं है, लेकिन डार्विन थियरी जिसे पूरे दुनिया में माना जाता है, जिसमें एवोल्यूशन की बात होती है, एक आदमी इंसान कैसे बना उसकी बात होती है, उसको तो ये बदल चुके हैं। डार्विन थियरी को हटा दिया गया है, तमाम तरीके के अपने जो आइडियोलॉजी है उससे लाया गया है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि कैसे आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, कैसे इतिहास के साथ खेला जा रहा है, कैसे अपने एजेंडा को फैलाने की कोशिश अब किताबों के ज़रिए की जा रही है, और कैसे हमारे पूरे एजुकेशन पॉलिसी का सैफ्रनाइजेशन यानी भगवाकरण किया जा रहा है। आज चर्चा इसी पर करें। चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं। पिछले एपिसोड में आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप लोगों के कई कमेंट्स ने हमें कहा, इसलिए हमने फिर से मैम को यहाँ पर लाया। बहुत बहुत स्वागत है तीसरा मैम। आप लगातार इस पूरे मुद्दे पर बोलते आई हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप लगातार आवाज़ उठाते आई हैं। ये जो सैफ्रनाइजेशन का पूरा मुद्दा है, भगवाकरण का मुद्दा है, अभी तो हम देखते हैं कि मुगलों को गायब करना, जो महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की गोडसे, उसके नाम को हटा देना, फिर गोडसे का आरएसएस से कनेक्शन को हटा देना, ये तो हो रहा है। और भी हमने देखा है कि सैफ्रनाइजेशन आर्मी स्कूल्स के हो रहे हैं। इस मुद्दे की अगर बात करें तो शुरुआत इसी से करते हैं कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि कई लोग तो मानते हैं कि नॉर्थ पोल भी हमारे यहाँ पे था, बिहार और इसके बीच में, और ये किताबों में लिखा हुआ है, हो सकता है आगे जाकर ये इंक्लूड भी करें। तो जब हम पूरे मुद्दे की बात करते हैं, इस मुद्दे को आप किस तरह से, क्या वाकई हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ, हमारे किताबों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रही है, और अगर हो रही है तो इसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए, खिलवाड़ ज़रूर हो रही है, और खिलवाड़ बहुत सालों से हो रही है, मगर अभी बहुत तीव्र तरीके से हो रही है। पहले तो वो वैज्ञानिक सोच को मारना चाहते हैं, रैशनल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं ना, कि सवाल पूछने की क्षमता, कि हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बच्चे नौजवान बन रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सवाल पूछो। कोई भी चीज़ आपके सामने हो तो यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना सवाल पूछे कोई किसी का जहन फूल नहीं सकता, ग्रो नहीं हो सकता।
ये चाहते हैं कि एक मिलिट्रिस्ट टाइप का अपब्रिंगिंग, कि बस जो है वो है, उसमें कोई सवाल नहीं, ना कोई सवाल करेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी थी गणेश जी के इसमें, तो आप मान लो उसकी बात। आप अगर कहेंगे कि पीएन ओक साहब तो ये भी कहते हैं कि गाड़ियाँ भी बनती थी वैदिक कीरा में, हर चीज़ बनती थी, मतलब यहाँ पहला हवाई जहाज था उस समय, पहला हवाई जहाज बन रहा था, ताजमहल नहीं है, तेजो महल है वगैरह। तो आप कोई भी ऐतिहासिक वैज्ञानिक सोर्सेज के आधार पे जो सोच है या डिसिप्लिन है, उसको बाजू में रख के आप अपनी आइडेंटिटी, और बहुत ही नैरो आइडेंटिटी, वो मतलब एकदम एक जो बोलते हैं ना, बहुत ही नैरो आइडेंटिटी की तरह आप इतिहास बनाओ, ताकि आप समाज वही निर्माण करो जो आप चाहते हो, और राजसत्ता भी वही निर्माण कहते हो जो लोग चुपचाप आपकी बात सुने, कोई सवाल नहीं उठाए। आपने कहा कि अभी से नहीं हो रहा है, ये आप कह रहे हैं कि मतलब 2014 से पहले भी ये हो रहा था, और कभी आपने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया था। तो 1965 to 69 जब यूनाइटेड प्रोविंसेस की सरकार बनी, जनसंघ की पहली बार, तो कोशिश की थी कि आर.एस. शर्मा और अमिला थापर की किताबें हटाई करके हिंदुत्व किताबें लाई जाए। अच्छा, उस समय उस वक्त भी हुआ था, तो बहुत बवाल मचा था, तो वो लोग पीछे हट गए, क्योंकि उस वक्त वो लोग हावी नहीं थे पॉलिटिक्स पे। उसके बाद आपकी 1999 में सरकार बनी, NDA 1 की सरकार, जो भी माइनॉरिटी सरकार थी, मतलब इट वाज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उस वक्त अगर आप देखिए, क्योंकि हमने उस वक्त बहुत काम किया है, तो उसमें पूरे किताबों को बदलना, NCERT की किताब को बदलना, वैल्यू एजुकेशन का बदलना। उस वक्त मुझे याद है चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट कर रहे थे वाजपेयी जी के सरकार को, तो ये वॉकड आउट ऑफ द वैल्यू एजुकेशन मीटिंग। बोले ऐसा संस्कृताइज्ड एजुकेशन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक छोटे तबके का इतिहास हो सकता है, सारे हिंदुस्तान का नहीं। हिंदूकरण, ब्राह्मणीकरण, जो भी आप कहें, कि आप बस सोचो मत। अभी देखो, ये देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसमें द्राविडियन सोच भी है, उसमें दक्षिण भारत भी है, पूर्व भारत भी है, हर इलाके का अलग इतिहास है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अलग अलग तबकों का अलग अलग इतिहास है। यू कांट लुक एट इतिहास ओनली के रूलर्स के हिसाब से, कि जो रूल कर रहे हैं उनका इतिहास थी। लोगों का क्या इतिहास था, आर्थिक इतिहास क्या था, सामाजिक इतिहास क्या था, स्त्रियों का क्या इतिहास था, दलित समुदाय का क्या इतिहास था, आदिवासी समुदाय का क्या इतिहास था। तो सब समाज जो है, और देश भर में, मैं बात हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संघर्ष चल रहा है। आज भी जो माओरी है ऑस्ट्रेलिया में, आज भी लड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कि उनका इतिहास ऑस्ट्रेलियन टेक्स्ट बुक में छपे। नहीं छपता, नहीं। कोई इलाके में छपता है, कोई प्रोविंसेस में। तो दिस इज एन ऑनगोइंग बैटल, क्योंकि पावरफुल लोग जो सत्ताधारी होते हैं, वो चाहते कि वो इतिहास लिखे। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की दो किताबें थी, हुआ द अनटचेबल्स एंड हुआ द शूद्र। ये मुझे लगता है सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को इतनी अच्छी तरह विश्लेषण किया और समझा। जो बीफ की बातें आजकल लोग करते हैं, सब कुछ, जो गाय की बातें करते हैं, काऊ मीट की बात करते हैं, बाबा साहब ने हर चीज़ के बारे में बताया, और उसके पीछे के कारणों को भी बारे में बताया कि आप कैसे उस समय बाकी चीज़ें महंगी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है आज के ऐसे समय में जब लोग शायद पढ़ना छोड़ चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक एक कर आपके इतिहास के साथ जो NCERT की जो किताबें हैं, जो शायद आने वाले भविष्य में लोग पढ़ेंगे, उसके साथ बदलाव किया जाता है। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि कैसे बदलाव किया जाता है। जैसे कि अगर आप अभी रिवाइज्ड क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक देखेंगे, तो उसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। जिस बाबरी मस्जिद को ढहाया गया उसे ये 3 डोम स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये उसमें कहा गया है कि अयोध्या का जो पूरा सेक्शन था वहाँ पर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और अब फोकस सिर्फ इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था कि वहाँ पर राम का मंदिर बनाया जाना चाहिए। वहाँ पे एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था जिसे 1992 में हिंदू एक्टिविस्ट ने गिराया, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पूरे देश ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वहाँ पर राम मंदिर बना। अब ये एक उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। मैम, इस तरह के जब उदाहरण आते हैं, और ये जब NCERT के चीफ को पूछा गया कि आप ये क्यों उदाहरण ऐसा क्यों दे रहे हैं, आपने बाबरी मस्जिद को ढहाई, उसका जिक्र नहीं है, 2002 गोधरा का जिक्र नहीं है, तो उनका कहना था कि ऐसे दंगों के बारे में पढ़कर लोग डिप्रेस होंगे बच्चे,
और उनको इससे क्या सीख मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, एक तो ये उनका अपना तरीका है क्योंकि उसमें ये पूरा इतिहास का वॉश आउट करना, वाइट वॉशिंग करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते ये दिखाना कि आपने किस तरीके से कानून का उल्लंघन करके संविधान को बिल्कुल पलटा करके आपने एक 450 साल की मस्जिद जो खड़ी थी, आपने 6 दिसंबर 92 को गिराई, जो दिन बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है। तो इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी कि वो मस्जिद गिराना, राम मंदिर वहाँ पे स्थापना करना, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ाने वाला कदम है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में सैकड़ों राम मंदिर है, भगवान राम तो बहुत लोकप्रिय है, माता सीता भी, तो आपको वहीं के उसी जगह पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर आप सिर्फ सत्ताधारी पक्ष होकर, सत्ताधारी सोच होकर आप कुछ थोपना चाह रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने पाकिस्तान और श्रीलंका का भी इतिहास बहुत गहराई से पढ़ा है। ये बीमारी सिर्फ हमारे वहाँ नहीं है, किताबों की, इतिहास की किताबों की। क्योंकि इतिहास से खिलवाड़ करना, सत्ताधारी लोग और ज़्यादा सत्ताधारी जो धर्म से लगी हुई जो राजनीति होती है, जिसको हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, तो पाकिस्तान में वो इस्लामीकरण है, श्रीलंका में वो बुद्धिस्ट राज है। तो हमने वो वहाँ की भी किताबें पढ़ी है। तो वहाँ पे आप यकीन मानो, हंसना आता है कि पाकिस्तान पहले नहीं था, ये 1970s तक नहीं था, मगर जैसे ज़िया उल हक का मतलब मिलिटराइजेशन, इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, एंड ऑफ भुट्टो के इराद, तब भुट्टो ने भी थोड़ा सा अपने आप को वो वलन दिया, वहाँ से आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो को हटा दिया। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप कहते हैं हमारा इतिहास शुरू होता है मुगलों से। तो जैसे हम लोग मुगलों के हटाने की कोशिश में हैं, वो लोग कहते हैं हमारा मुगलों से होता है। इसके पहले इंडस वैली, मोहनजोदारो जो सिंध में है, जिसको देखने के लिए हम लोग तरसते, अगर हमको पाकिस्तान का वीज़ा कभी मिलता है तो, और मिलना बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना, मोहनजोदारो हमारा नहीं है, तो हमारा इतिहास वहाँ से नहीं शुरू होता। श्रीलंका में चले जाओ तो सिन्हाला बुद्धिस्ट पाठशालाओं में बुद्धिस्ट सुप्रेमिस्ट इतिहास पढ़ाया जाता है, और तमिल हिंदू पाठशालाओं में तमिल हिंदू इतिहास पढ़ाया जाता है। एक इतिहास है ही नहीं श्रीलंका, यानी 2 अलग-अलग जगहों पर 2 इतिहास एक ही देश में। हाँ, एक ही देश में। और ये सोचे कितना खतरनाक चीज़ है। तो ये मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जहाँ पे भी सत्ता कोई धर्म के साथ जुड़ जाए, ये बहुत खतरनाक होता है सोच के लिए, विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए। क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। आपको अपना धार्मिक चश्मा पहन के आप इतिहास नहीं देख सकते। हाँ। हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, मगर वो इतिहास है। अभी क्रिश्चियन धर्म ने, इफ़ यू वांट टू से इट लाइक दैट, मिडीवल एजेस में उन्होंने क्या अत्याचार नहीं किया क्रूसेड्स को लेकर, अपने ही लोगों के साथ। यूरोप में जब गलीलियो के साथ हुआ, लोगों को मारा गया, औरतों को मारा गया, कॉलिंग देम विचेस। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में जिन्होंने अत्याचार नहीं किया है, क्योंकि वो पावर स्ट्रक्चर के साथ जैसे जुड़ जाता है वो करते जाता है। मगर आप जब इतिहास को, जैसे हमारे देश में अभी हो रहा है कि हिंदुत्व को ही आपको एक प्रेविलेंट आइडियोलॉजी दिखाना है, और जैसे आपने गोलवलकर को कोट किया, वैसे आप सावरकर जी को भी कोट कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि एक तरह का निर्माण, एक सोच का निर्माण हो कि लोग कुछ सवाल नहीं पूछे और चुपचाप ये बात मान लें। बिल्कुल। लेकिन अब आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों कि ये केवल इंडिया की बीमारी नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे धार्मिक कट्टर जैसे और सत्ताधारी के साथ और सत्ता के साथ धर्म जहाँ पर मिलता है, तो पाकिस्तान में भी अलग इतिहास पढ़ाया जा रहा है, श्रीलंका में भी अलग इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और भारत में भी। इससे ये हासिल क्या करते हैं? सवाल यहाँ पे यही है कि आप इतने क्यों उतावले होते हैं अपने इतिहास की किताबों को खास तौर पर बदलने में? एक तो इतिहास से हमें पता चलता है कि हम किस किस दौर से गुजरे हैं, उसे बदलकर आप हासिल क्या करते हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है, ये मेरी बात नहीं है, कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द पास्ट यू कैन लिव द प्रेजेंट और यू कैन शेप द प्रेजेंट। मतलब आपके ऐतिहासिक समझ पे आप आज के समाज और राजसत्ता को शेप कर सकते हैं, का निर्माण कर सकते हैं। तो जो ताकतों को एक विकृत तरीके से निर्माण करना है, उनको इतिहास पहले बदलना बहुत ज़रूरी होता है। मोल तोड़ना, मरोड़ना, ये नहीं दिखाना कि आदिवासियों ने सबसे पहले मुहिम उठाई थी ब्रिटिश के खिलाफ, ये नहीं बताना कि
महाट सत्याग्रह के बारे में कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा 10 लाख लोगों के साथ, क्योंकि उनको नहीं बताना है। उनको बाबा साहब अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करना है और उनको दिखाना है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ही है, कुछ अलग है मगर हमारे हैं। दे डोंट वांट टू शो कि उन्होंने कन्वर्ट किया वर्ण हिंदुइज्म को छोड़ करके, एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा, रिटल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखा, और उनके सोच में कुछ बहुत बड़े अन्याय हिंदू धर्म में होने की वजह से उन्होंने अपने आप को धर्म परिवर्तन किया। ये आपको हटाना है। तो आप अगर वो नहीं दिखाना चाहेंगे तो आप गांधी जी की हत्या के बारे में भी नहीं दिखाना चाहेंगे। बात एक ही है। पाश को भी अब निकाल देंगे, क्योंकि पाश एक क्रांतिकारी कवि थे पंजाब के, जो आम कामगार किसान को जोड़ने की बात करते थे, जो आर्थिक हुकूमत, जो अत्याचार हुकूमत को टॉपल करने की बात करते थे, लेफ्ट सोच के थे। आपको वो भी नहीं दिखाना है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी आपको खतरा लगता है दिखा करके, बिकॉज ही वॉज अ यूनिवर्सलिस्ट। वो मानते थे कि देश के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा थ्रेड है। मौलाना आज़ाद को भी आप हटाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी हटाएंगे। यानी अपने हिसाब से आप लोगों को, जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत एक तरीके से जो किस्सा को फैलाया गया वो शिवाजी महाराज को लेकर फैलाया गया, क्योंकि शिवाजी महाराज पेशवा या उस समय जिस तरह की कुछ ही जातियां थी जो राजा बन सकते थे, तो वो तो उन जातियों में से थे नहीं, तो वो इतने महान राजा बन गए। तो कैसे हम मान लें? उनको तो गागा भट्ट को बुलाना लगा वाराणसी से 24 आपको पता है कितने सोने के सिक्के देने पड़े, उसके बाद ही वो गद्दी पे चढ़ सके। लेकिन फिर वो कहना भी अपमान है इन लोगों के लिए। जी, लेकिन इन्होंने फिर क्या कि बोला वो इतने महान इसलिए थे क्योंकि उनको भवानी माता का तलवार था। यानी आप किसी भी तरीके से अपने एक तरीके से उन्हें कैसे अपने पास लाएं, उस तरह की कोशिश लगातार की जाती है। पास भी लाए, उनको अप्रोप्रिएट करें। हाँ। शिवाजी महाराज के लक्षण में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, मुनीम सभी मुसलमान थे, बहुत सारे थे। उन्होंने रायगढ़ किले के सामने मस्जिद बनाया था, सबको पता है। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन चलाया था कि वो बहुत बड़ा मतलब मेहतर की कहानी थी कि उनकी बेटी और बहू को लाए, बड़ी सुंदर थी दोनों, उनके सामने पेश किया गया। तो उन्होंने कहा काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होती। उन्होंने इशारा दिया कि औरतों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। उनकी टिप्पणी भी हुई दूसरे आइडियोलॉग से। तो वो नहीं चाहते कि किसी समुदाय को गलीच या नीच बताना। वो अपना मिलिट्री कैंपेन चला देते। तो ऐसे डांगे, आपने नाम सुना हुआ, पुराने ट्रेड यूनियनिस्ट थे। उन्होंने कैलिको मिल्स के बाहर 1950s में एक भाषण देते हुए कामगारों को समझाने की कोशिश की मराठी में। बहुत सुंदर भाषण है उनका, त्यांचे शिवाजी आमचे शिवाजी, उनके शिवाजी और हमारे शिवाजी। कि हकीकत के शिवाजी ये है जो सबके थे। वो रियासतों का राजा थे। उन्होंने बिल्कुल औरंगजेब से नाता तोड़ा, हिंदू मुस्लिम होने के नाते नहीं, मगर चूंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेटिव हो गया था, ज़्यादा टैक्स ले रहा था। उसके पहले उन्होंने बड़े अदब से 3 खत लिखे थे औरंगजेब को। वो खत भी मिल सकते हैं किसी को भी अगर पढ़ना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि आप बहुत बड़े राजा हो, मुगल राजा हो, तो आप थोड़ा अक्लमंदी और दया से काम करो, हम छोटे छोटे रियासतों। जब तीसरे खत को नज़रअंदाज किया गया तब उन्हें हमला बोल दिया, उन्होंने बगावत की। तो वो हिंदू मुस्लिम सवाल था ही नहीं, वो एक आर्थिक सवाल था। लेकिन उनको बताना, तो जो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं, तो हम बता यही रहे हैं कि कैसे सैफ्रनाइजेशन होता है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो अभी इतिहास में ऐसे पढ़ाया जाता है, या खासतौर पर राजनेता शिवाजी महाराज का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि वो हिंदुओं के राजा थे, वो हिंदुओं को या रिप्रेजेंट करते थे, जबकि ऐसा था नहीं। तो जब हम इस शूट कर रहे हैं या इस शो के बात कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे क्या क्या किया गया। पहले 2 ऐसे पन्ने होते थे आपके बच्चों के किताब में, जिसमें मुगल एम्परर जैसे कि हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, उनके बारे में पढ़ाया जाता था। उसको हटा दिया गया, और ये ऐसा चौथा रिवीजन है 2014 के बाद एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। एनसीईआरटी के चीफ लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं। गोडसे का आरएसएस कनेक्शन हटा देना, आरएसएस के कई सारे ऐसे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या किस्से थे उसे हटा देना, फिर महात्मा गांधी के भी किताबों में से जगहों को कम करना। नेहरू को तो खैर हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कर रहे हैं। तो एक एक कर अगर आप इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, एक तरफ तो आपने कहा कि ठीक है, इनको अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपने तरीके से वो चाहते हैं कि लोग सोचें,
लेकिन ये उतना हानिकारक भी तो होगा अगर आप इतिहास से छेड़छाड़ बिल्कुल करते होगा। हैं, आप गलत इतिहास पढ़ाते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है? एक हल्के मोड में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजना भी है, जैसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय और ऊपर मध्यम वर्गीय चाहते हैं जो हर तबके गुजरात से, महाराष्ट्र से आते हैं, तो वो भी पास नहीं कर पाएंगे वो एग्ज़ाम्स। अगर आप इतनी कम वैज्ञानिक सोच वाले बच्चों को पैदा करेंगे तो हाउ विल दे बी इक्विप्ड फॉर इंटरनेशनल एग्जाम्स? क्योंकि ये रैशनैलिटी के खिलाफ है ना। आप सोचिए कि आप सोचिए कि मैरीटाइम इतिहास, चलिए समंदर का इतिहास, हाँ, तो क्या आप समंदर का इतिहास जो मतलब समंदर मतलब उसमें जो कौन बोट चलाता था, छोटी मोटी, फिर बड़ी बोट हुई, फिर मैकेनाइज बोट हुई, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उसके ऊपर पूरा कब्जा था। उसके पहले बाकी भी लोग थे, अरब ट्रेडर्स भी थे। तो क्या आप अरबों के बारे में सिखाएंगे ही नहीं? क्या आप मलेशिया के बारे में सिखाएंगे ही नहीं कि जो पूरे मैरीटाइम के एक्सपर्ट्स थे? तो ये रैशनैलिटी के खिलाफ है। मतलब जब अमर्त्य सेन लिखते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन और कहते हैं कि यहाँ से जो सोच निकली वो जाके कैरो के बगदाद यूनिवर्सिटी में ठहरी थी, नॉलेज ऑफ द जीरो, द नॉलेज ऑफ इन्फिनिटी, तो वहाँ पे बड़ी कदर होती थी हिंदुस्तानी नॉलेज की, भारत की नॉलेज की। डीडी कोसंबी लिखते हैं कि जो हमारा सिलबट्टा है, जो हमारा वो क्रूड टाइप का सिलबट्टा जिससे हम लोग ऐसा करते मसाला, मगर उस वक्त ऐसा था, वो इंडस वैली में भी मिला है और वो सीरिया मेसोपोटामिया में भी मिला है, दैट इज मॉडर्न डे इराक। तो किस तरह रूट्स ट्रैवल होते थे, मेरे लिए तो एक फैसिनेटिंग स्टडी है एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि मुझे देखना है कि कहाँ से कहाँ लोग गए। पहले तो सिर्फ सी ट्रैवल था, उसके बाद रोड ट्रैवल, हॉर्स चैरियट हुआ रोमन ज़माने में। तो ये सब सीखना और समझना, आप समझेंगे तो अफ्रीकी देश से लेके भारत, हिंदुस्तान से लेके वेस्टर्न देश ने सब ने अपने अपने प्रयोग किया है। और ये प्रयोग जब शामिल और मिक्स हुआ है तब और वैज्ञानिक नॉलेज बढ़ा है। ये कभी अकेला कोई बढ़ा नहीं सकता, ये हम कहने कि हम ही ग्रेट है और कोई ग्रेट नहीं है। तो इट्स एन अब्सर्ड वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन फिर इसको नहीं पढ़ाना, तो जैसे कि आपने कहा फॉरेन में जब आप जाएंगे तो आपकी जो एक सोच है वो रैशनल नहीं होगी, साइंटिफिक नहीं होगी। आपको तो लगता होगा ये तो नॉर्थ कोरिया टाइप सिचुएशन हो गया जहाँ पर अलग तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन अब ये केवल किताबों से इतिहास को बदलना नहीं रहा, अब उसके आगे गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है आस्था सव्यसाची की ओर से, मैं वही पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था, सेंटर हैंड्स ओवर 62% ऑफ न्यू सैनिक स्कूल्स टू संघ परिवार, बीजेपी पॉलिटिशियंस एंड अलाइज। अब सैनिक स्कूल के बाद कई लोग जो हैं वो मिलिट्री में जाते हैं, मिलिट्री स्कूल होता है, उसका अलग इंपॉर्टेंस होता है, उसे भी आप अपने आइडियोलॉजी से जोड़ देना। तो यानी ये आप इनके मानसिकता के साथ साथ आर्मी या बाकी जगह जहाँ पर शायद सैफ्रनाइजेशन नहीं था, फिर हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करेंगे, हर जगह पे ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। और ये उसके साथ मैं दो और उदाहरण जोड़ूंगी कि 99 के ऊपर मैं वापस आ रही हूँ, फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट माइनॉरिटी, उस वक्त जब कारगिल का युद्ध चला था, उस वक्त भी इसके खिलाफ बहुत आवाज़ें उठी थी। क्योंकि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने कोशिश की थी कि हमारे सेना के सामने भगवत गीता देना, सैफरन स्कार्फ देना, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि हमारी आर्मी जो है, हमारे लश्कर जो है वो बड़ी सेक्युलर है और सबको साथ में लेके चलती है, आप इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो, और आपने जो आर्मी स्कूल्स की बात की, मैं आइडियोलॉजिकली एक बात जोड़ना चाहती हूँ। आपने बीएस मुंजे का नाम सुना होगा, ही वॉज एन, गोलवलकर का नाम तो हम बहुत आसानी से लेते हैं, मगर मिलिट्राइजेशन ऑफ द आरएसएस, उन्होंने 10 दिन मुसोलिनी के साथ जाके सीखा है कि काडर को कैसे मिलिट्राइज और वेपनाइज करना चाहिए। वापस आते हैं ये हिंदुस्तान में, भारत में, और इमीडिएटली भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू करते हैं। उस वक्त तो आरएसएस छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं थी। गांधी जी की हत्या के बाद तो वो बैन भी हो चुका, अभी वो तो सत्ता में है, तो क्यों नहीं दोनों को शामिल कर दो कि भोसला मिलिट्री एकेडमी तो चल ही रही है और जो ऑफिशियल इंडियन आर्मी स्कूल्स है उसमें भी हमारे लोग ला लो। तो ये बहुत ही खतरनाक एक दिशा है। बिल्कुल। और ये देश के लिए भी उतना बम ही फोड़ना, हाँ। बम बनाना, ये सब सिखाते भोसला मिलिट्री स्कूल। इसका प्रूफ है मालेगांव के और नांदेड़ के चार्जशीट में कि दे टीच हाउ टू मेक बॉम्ब्स, दे टीच हाउ टू मेक स्मॉल एंड बिग बॉम्ब्स, आईईडी के बॉम्ब्स वगैरह। पूरा एक मिलिट्राइज ट्रेनिंग उनका है जो ऑफिशियल आर्मी है उससे हटकर है। बिल्कुल। तो हमने अब तक दोस्तों बात की साइंटिफिक किताबों की, हमने बात की एनसीईआरटी के बदलते किताबों की, हमने बात की इतिहास की, हमने बात की मिलिट्री स्कूल की।
अब ये फिर क्या करते हैं मैम, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो शायद इनके हिसाब से नहीं है, या वहाँ पर रैशनल थिंकिंग होती है, और सबसे फेमस उसमें है JNU। फिर उसको आप बदनाम कर दो कि वहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं, कितना कॉन्डम वहाँ पर मिलता है, इस तरह की खबरों को लाना, एंटी इंडिया बनाना, फिर उसके अंदर के आप वाइस चांसलर को बदल देना, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, वहाँ पर अपने आर्मी वो मिलिट्री का एक टैंक लगा देना। ऐसी एक टिस है जो मुंबई में, वहाँ पर भी हमने देखा कि मैनेजमेंट का बदल जाना, BHU हर जगह पर हम जो देख रहे हैं। तो किताबें हैं, आर्मी स्कूल है, फिर अभी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हर तरफ अगर फैल रहे हैं, तो अगर आप लोगों को समझा सके कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हर जगह पर एक सोच के लोग क्या होना अच्छी बात नहीं है, लोग तो कहेंगे फिर प्रॉब्लम क्या अगर सब जगह पर एक ही सोच के लोग हैं। इससे अगर आप बता सकें कि दिक्कत किस तरह से होती है, अगर उसका देखिए सवाल हमारे सामने साफ है। क्या ये देश गणतंत्र होते हुए संविधान के रास्ते पे चलेगा या गैर संवैधानिक ताकतों को उसको कैप्चर करेगा? ये साफ एक दरार है। हम आरएसएस के लोगों को ये इंस्टीट्यूशंस में हम क्यों अपोज करते, कुलपति होते तो क्यों अपोज करते? इसीलिए क्योंकि आरएसएस की बुनियादी सोच गैर संवैधानिक है। वो चाहती है कि बराबरी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, लिंग की बराबरी, जात की बराबरी, धर्मों की बराबरी चली जाए, और एक तबका सुपीरियर हो और बाकी तबके सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन्स हो। हमारा संविधान उसको नकारता है। इसीलिए आप याद कीजिए कि जब हमें आज़ादी मिली तो उन्होंने तिरंगा नहीं अपनाया था। पहली बार तिरंगा उन्होंने 2000 के बाद, जब उनकी सरकार बैठी थी दिल्ली में, तब उन्हें उनके हेड ऑफिस में नहीं, और दिल्ली में भी जलियांवाला में उन्होंने पहली बार लगाया था। तिरंगा के साथ उनको कंटेम्प्ट क्यों है? क्योंकि तिरंगा रिप्रेजेंट्स आवर डाइवर्सिटी, जिस तरह उसको कंसीव किया गया था। तो ये सब चीज़ें एक सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। सवाल आम नागरिक और आम भारत हिंदुस्तानी के लिए ये है कि क्या ये देश गणतंत्र पे, संविधान से टिका हुआ देश रहेगा, या एक गैर बराबरी के आधार पे एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा, धार्मिक आधार पे? ये बहुत ही साफ सवाल है, और इससे शिक्षण भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन अभी हम देखते हैं, जो मैं आपको कह रहा था, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके बच्चे मुस्लिम्स हैं और उनको स्कूल में एडमिशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। स्कूल में आप नॉनवेज नहीं खा सकते। पहले तो आपको जो सरकार की ओर से खाना दिया जाता था कई सारे गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें अंडा था, आपने उसको भी निकाल दिया। यानी आप अपने आइडियोलॉजी को किसी बच्चे के स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ रहे हैं, उसके खाने के साथ जोड़ रहे हैं। हिजाब का एक इशू बहुत बड़ा हुआ था मुंबई में भी, आपको याद होगा। फिर अदालत ने अभी रोक लगाई, वरना यहीं चेंबूर में महिला जो हिजाब पहन के जा रहे थे वो अलाउड नहीं था, लेकिन तिलक और बाकी चीज़ें अलाउड थी। फिर उसके ऊपर अभी स्टे लगाया। तो एक एक कर अगर अपने ही लोगों को ये सब जगह पर लाएंगे, और अगर ये बच्चों के खाने के थाली तक पहुंच गए, तो और कितना सैफ्रनाइजेशन हम देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने तरीके से होता है, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपने तरीके से होता है, हमारे यहाँ पर अपने तरीके से होता है। दूसरी तरफ हम दुनिया की बात करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, तो कितना अंतर है उनके और हमारे थॉट प्रोसेस में। और फिर ऐसे थॉट प्रोसेस लेकर हम किस तरह से रैशनल रह सकते हैं, हम किस तरह से डेमोक्रेटिक रह सकते हैं, हम कितना ही आगे बढ़ सकते हैं साइंटिफिकली। अगर हमारे रक्षा मंत्री जाकर फाइटर जेट्स के नीचे नींबू लगाएंगे और वो स्वास्तिक बनाएंगे, तो ये तो वही दिखाना चाहते हैं ना, यही इनका थॉट प्रोसेस और यही आगे लेके जाना चाहते हैं। 13 साल के शिक्षण में, जो पाठशाला का शिक्षण होता है भारत में, वो 13 साल का होता है, फ्रॉम रफली नर्सरी फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद +2, और उसे अगर वो 13 साल के शिक्षण में आप एक अच्छे नागरिक बनाने की बातें नहीं रखेंगे, सामाजिक शिक्षण के ज़रिए, इतिहास के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, और इसी तरह की बातें सिखाएंगे जिससे या तो इंसान सोचना बंद कर दे, सवाल पूछना बंद कर दे, या तो फिर हिंसक बने, तो फिर आप एक खतरनाक समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किस तरह की बातें पाठशालाओं में, किस तरह का इतिहास पाठशालाओं में सिखाया जाएगा, और किस तरह के वसूल वो पाठशाला में रहेंगे, वो मुझे लगता है सब पाठशालाओं को अप्लाई करना चाहिए। मैं एक उदाहरण इसमें डालना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा एक अनुभव है। मैं एक ज़माने में, यूपी के ज़माने में कुछ कमिटीज़ पे थी, तो उस वक्त हमें पता चला कि कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो दलितों को रिजर्वेशन नहीं देते थे। अच्छा। तो ये भी एक संवैधानिक वसूलों का भंग है।
तो ये भी चीज़ों के ऊपर हमको नज़र रखना चाहिए कि हर जगह जो अगर एक रूल है संवैधानिक, तो चाहे वो स्कूल माइनॉरिटी की हो कि मेजॉरिटी की हो, रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं ना कि सैफ्रनाइजेशन, सांप्रदायिकता एक भयानक रूप में हमारे सामने खड़ा है, मगर ये देश 2500 सालों से जातिवाद पे भी टिका हुआ है। तो वो जातिवाद को नहीं भूलना चाहिए हमें। और इसीलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के मैंने जिक्र किया था कि किस तरह का हम इतिहास पढ़ाएंगे, इतिहास को किस तरह पढ़ाने की का नज़रिया रखेंगे, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। विमल थोराट एक बहुत बड़ी लेखिका है और प्राध्यापक है, दलित फेमिनिस्ट है। उन्होंने कहा था कि जनाबाई, कुमुदबाई तावड़े, इस तरह की दलित लेखिका की बातें भी आप कभी भी पाठशाला के कक्ष नहीं। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहली स्कूल शुरू कर दी भिडेवाड़ा पुणे में, जो हमारी लड़कियों के लिए पहली, हो सकता है उसी की वजह से हम पढ़े, नहीं तो लड़कियों को ब्राह्मणवाद तो पढ़ने नहीं देता था। हाँ। तो उसके बारे में कितने किताबों में जिक्र है। अब बताइए कि 1848 में और इतनी सारी पाठशालाएं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने महाराष्ट्र में चलाई, और हर कक्षा में हर तबके की बच्चियां बैठेगी, ये उनका वसूल था। ये तो बहुत एक क्रांतिकारी सोच थी उस वक्त के लिए और अभी के लिए भी, जब हम गेटवाइजेशन देख रहे हैं। तो ये बातें हम क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चे वो वसूलों में माने, हम नहीं चाहते बच्चे आपस में घुल मिल के रहे। और इसीलिए हमें कास्ट को भी देखना पड़ेगा, जेंडर को भी देखना पड़ेगा, आदिवासी को भी देखना पड़ेगा और कौमवाद को भी देखना पड़ेगा। सही बात है। और एक दोस्तों, और वहाँ एक मतलब मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ा, आज ही पढ़ा था सोशल मीडिया पर, और मुझे बहुत सही लगा कि आप यहाँ पर कहते हैं कि हम स्कूल में केवल वेजिटेरियन रखेंगे, ठीक है, आप लोगों को नॉनवेज खाने नहीं देते हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप अपने ही बच्चे को जो साल भर या ज़िंदगी भर वेजिटेरियन रहा, उसे आप यूएस भेजते हैं। अब वो यूएस में वहाँ पर जैक डैनियल या किसी के साथ बैठकर वो बाजू में बीफ खा रहा होगा और उसके साथ बैठेगा ही, हाँ, उधर उसे तकलीफ नहीं होगी, वहाँ पर एक तीसरे वर्ल्ड में उसे तकलीफ नहीं होगी, वहाँ पर वो इसे शायद ट्राई करने भी बोलेंगे, वहाँ पर उसे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो वापस इंडिया में आएगा, फिर वो सर्च करेगा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो ये भी आप जब दुनिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, वो आपका चॉइस हो सकता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, आप नॉन वेजिटेरियन है। हम ये नहीं कह रहे कि वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन नहीं होना। मैं नहीं तय करूंगा आप क्या खाएंगे, आप नहीं तय करेंगे मैं क्या खाऊं। लेकिन ये चीज़ें ना केवल आपकी थाली में है, आपके किताबों में है। आप हमने शिवाजी महाराज की बात की, तो एक किताब है शिवाजी कौन थे, वो हर एक लैंग्वेज में लगभग मौजूद है। पानसरे जी की किताब है, गोविंद पानसरे जी की। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि अभी के समय जो शिवाजी महाराज का नाम लेकर तोड़फोड़ करते हैं, शिवाजी महाराज का नाम लेकर धर्मों के बीच में अंतर लाते हैं, तो शिवाजी महाराज तो ऐसे थे जो अपने सैनिकों से कहते थे कि जब तुम वॉर भी करो तो किसान के खेत का एक दाना भी नहीं टूटना चाहिए। और ये उनका नाम लेकर ये ट्रेनों को तोड़ते हैं, लोगों के बीच में दरारें लाते हैं। बहरहाल, तो अब मैम, अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमने ये तो मान लिया, चलिए कि ये लोग अपने हिसाब से किताबों को बदल रहे हैं, इसका विरोध भी होता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। अब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं डार्विन थियरी के बारे में, लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं। कुछ राज्यों ने इसका अपोज किया, कुछ राज्यों ने, जैसे केरला ने, कर्नाटका ने मना किया कि हम ये बदल नहीं लाएंगे हमारी किताबों में। तो हमारा देश देखो फेडरल देश है, फेडरलिज्म पे टिका हुआ है कि आप यूनिटी बात आप थोप नहीं सकते। तो मुझे लगता है इसी तरह विरोध बढ़ेगा ना, प्रतिरोध बढ़ेगा कि विपक्ष की जो बात हम कर रहे हैं कि विपक्ष भी ये बातों को उठाए कि किसका इतिहास, किसका देश, किसका भविष्य और किसका अतीत। बिल्कुल। तो अब क्या उम्मीद है कि आगे जाकर हम इसे फिर से बदल सकते हैं? क्योंकि ये अब एक पॉलिटिकल वॉर ना रहते हुए एक तरीके का एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और ये लगातार जारी है। यानी आप टीवी लगाएं तो उसमें आप दो अलग चीज़ देखेंगे, सोशल मीडिया पर अगर एक किस्सा होता है उसका अलग अलग, पोस्ट ट्रूथ एरा में हम जी रहे हैं, किताबों को अभी आपने अलग अलग कर दिया है। तो कोई आदमी हकीकत तक पहुंचेगा कैसे, और आगे होगा क्या अगर इसी तरह की किताबें हैं? इससे कैसे लड़ा जाए, क्या क्या? देखो, जो किताबें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है तो वो तो खतरनाक है ही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी आग को फैला रहा है। मगर मुझे लगता है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अलग अलग स्तर पे। एक्टिविस्ट को करना पड़ेगा, टीचर्स को करना पड़ेगा, प्राध्यापक को करना पड़ेगा, इतिहासकार को करना पड़ेगा और आम नागरिक को करना पड़ेगा। मेन चीज़ है जो स्टेक होल्डर है स्कूल में, मतलब बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनको भी कहीं ना कहीं इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमको हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं हरगिज़ ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हर हिंदू या हर मुसलमान
नहीं चाहते कि हमको सही इतिहास पढ़ाया जाए, वो बिल्कुल चाहते हैं क्योंकि वो सामूहिक तरह से लड़े हैं भाई। मैं आपको 1857 1857 की बात करूं, अगर आप चले जाए दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा रिवेंज किलिंग किसका हुआ था? क्योंकि मुसलमान उसके आगेवानी में थे, तो ब्रिटिशों ने पूरी वहाँ पे मैसेकर कर दिया था ओल्ड दिल्ली में, जाकिर हुसैन कॉलेज के पास आप जाके देख सकते। तो ये इतिहास लोगों को पता है, कि हमारे जनरेशन को तो पता है। तो मुझे लगता है कि आज भी ये बात को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है कि, और मैं मानती हूँ कि आप जैसे लोग जो इतना अच्छा इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल चलाते हैं, आप कम से कम हर 6 एपिसोड के बीच में एक इतिहास की बात लाइए, कोई भी विषय लाइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। नौजवान तो एक्चुअली भूखा है, वो चाहता है कि ये क्या है ये सब चक्कर। मैं आपको एक खान अब्दुल गफर खान के बारे में एक बहुत मज़े की बताऊँ। ये बेचारा आदमी 3 बार महाराष्ट्र की किताब में आके 3 बार निकाला है। और लाने की क्या बात है, क्योंकि वो इतिहास है। निकालने के पीछे मोटिव ये है कि आप दिखाना ही नहीं चाहते कि ऐसे मुसलमान थे बंटवारा के पहले जिन्होंने विभाजन को अपोज किया था। हाँ। तो अगर मैं 40 साल की किताबें रखूं ना तो मजाकिया हो जाएगा भाई। आ रहे जा रहे। हाँ, आ रहे जा रहे बेचारे। विमल जी मुझे कह रहे हैं कि जनाबाई और सोयराबाई कभी थी ही नहीं। हाँ। जो हमारी भक्ति और जो दलित महिला पोएट्स जो थी, और जो अक्का महादेवी कहाँ पे है, बसवन्ना कहाँ पे है, लाल डेट कहाँ पे है, कबीर कहाँ पे है, जो सोच विचारधारा ने जातिवाद को क्वेश्चन किया मध्यम काल में, अर्ली मिडीवल पीरियड में, वो हमको डालना नहीं है। क्योंकि फिर आज भी हम जातिवाद को क्वेश्चन करेंगे। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम बाहर रख ही नहीं सकते क्योंकि बवाल मच जाए, वो मजबूरी है। मगर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अम्बेडकर 2014 के बाद, आप दिल्ली कभी चले जाए, दिल्ली बुक फेयर में जो फरवरी में लगता है, 2014 के बाद मैं दावे से कह सकती हूँ 5 वॉल्यूम को माइनस करके बेचा जा रहा है। मतलब द यूनियन गवर्नमेंट इज सेलिंग द कलेक्टेड वर्क्स विदाउट 5 वॉल्यूम्स। और वो कौन से वॉल्यूम है? एनालिसिस ऑफ कास्ट, रिटल्स ऑफ हिंदुइज्म, हु आर द शूद्रास, हु आर द अनटचेबल्स एंड स्टेट एंड माइनॉरिटीज। तो बाकी अम्बेडकर आपने अप्रोप्रिएट किया, मगर जो तीखा उनका जो विरोध था व्यवस्था से, उसको आपने निकाल लिया। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आपके बच्चे पढ़ेंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसी से देश का भविष्य बनेगा। लेकिन उस भविष्य को आप केवल एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और अगर आपके गार्डन में केवल एक रंग के फूल होंगे तो आपका गार्डन सुंदर कभी नहीं हो सकता। ये आपको समझना होगा। इसलिए हमने इस तरह के बातचीत की है, और इसके ज़रिए आपको बताने की भी कोशिश यही है कि खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश के भविष्य के साथ। अगर आप डार्विन थियरी पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं मानेंगे कि एवोल्यूशन हुआ था, तो आप विश्व के स्तर पर आप एक मजाक बनकर रह जाएंगे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, ये किताबों से निकलकर इंस्टीट्यूशंस तक, इंस्टीट्यूशन से निकलकर आपके बच्चों के थाली तक, आपके बच्चे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वहाँ तक पहुँच चुका है, और ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में हमें लगा कि इस तरह की हमें चर्चा करनी चाहिए। ये भी एक बहुत आइडियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चर्चा है, जिसके लिए आप सोचिए एक समय पर पढ़ने के लिए लोगों ने कितने आंदोलन किए हैं, कितने देश भर में रेवोल्यूशन हुए हैं दुनिया में, और अब आपके ही किताबों से अहम जानकारियों को निकाला जा रहा है। क्या आपको इसके बारे में सतर्क नहीं होना चाहिए? हमें लगा होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करें? किताब, इतिहास की किताब और सामाजिक शिक्षण की किताब ढूंढें, कहानी ढूंढें। ऐसे इतिहासकार को हम ढूंढें जिन्होंने हमारे इतिहास को इनरिच करने का काम किया, सवाल पूछने का काम किया। भले वो 2 अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट के हो, उसमें वो तो साइंटिफिक होता है कि आप अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट, मगर आप सवाल पूछने की क्षमता अपने में रखें। किसी भी चीज़ को आप निगलना चाहें, क्योंकि जब निगलने का वक्त हो जाता है तो फिर हमारे में वो पूछने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और फिर हम वेपनाइज, मिलिट्राइज और भेड़ बकरे की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। आप भेड़ बकरी बनना चाहते हैं या एक इन्फॉर्म्ड इंसान, या आप पर है। हमारी कोशिश आपको यही सारी चीज़ें बताने की, पढ़िए। ख़ासतौर पर पोस्ट ट्रूथ एरा में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सही इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी के प्यादा बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमने इस वीडियो को लाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी कहा कि अब
आप लोगों ने भी कहा था कि प्रोडक्शन को सुधारना चाहिए, और बाई मी अ कॉफ़ी जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आप में से कई लोग उसमें सहायता दे रहे हैं, उसके ज़रिए अब हम पॉडकास्ट भी करने लगे हैं। ये माइक्स भी आप जो देख रहे हैं, जो आज तक आप नहीं देख पा रहे थे। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगी वो बताइएगा, आपको ये टॉपिक कैसा लगा वो बताइएगा। हमने जैसे कि कहा शिवाजी कौन थे, ये किताब आप अगर शुरुआत करना चाहते हो, बहुत पतली किताब है, मुझे लगता है आप आधे घंटा भी नहीं लगेगा उसे पढ़ने के लिए। अगर उसे आपको अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगी, आप उससे शुरुआत करें और देखें कि आपके नेता शिवाजी महाराज को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, आजकल के मूवीज़ उसे किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने मिलेगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, आपको लगता है इसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए तो उसे भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कौन सी किताबें आप रेकमेंड करते हैं, ताकि हमारे पूरे कम्युनिटी को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक सबसे पहले कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप जुड़े और आपने बात की, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह पर यही हालात है। तो न्यूजीलैंड, अमेरिका में भी, मगर वो लंबी बात हो जाती थी फिर। बिल्कुल। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे सोहित मिश्रा ऑफिशियल, मेरा नाम है सोहित मिश्रा, हमारे साथ जुड़ी थी तीस्ता मैम, और फिलहाल इस वीडियो में इतना है। हम दोनों की तरफ से नमस्कार।